फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आर के पाठक आप सभी को स्पीक इंडिया इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज की जो क्लासेस है बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आप सभी को इरेगुलर वर्ड्स के 100 दिया था मैंने, जिसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स में इरेगुलर वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक पैटर्न है, एक लेक्चर है। अगर आप इरेगुलर वर्ब्स अगर आप लर्न कर लेते हैं तो इतना आप समझिए कि आपके इंग्लिश बोलने में इतना कंफर्टेबल रहेगा, इतना स्पोकन करने में आपको बिल्कुल गलतियां होगी नहीं। तो आज की जो क्लासेस उसी का एक पार्ट है, और वो पार्ट है कि हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है स्टूडेंट्स। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आते हैं, हम जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो वर्ब्स का क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है, वर्ब्स के बिना क्या सेंटेंसेस पॉसिबल है कि एग्जैक्ट हम सही बना पाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस का जो जवाब मैं इस वीडियोस में अभी आपको देने वाला हूं, तो बने रहिए और देखते रहिए। अगर आप अभी नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने सभी देखा कि वर्ब्स हमारा बहुत अलग अलग तरीके से वर्ब्स होते हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको रेगुलर और इरेगुलर के बारे में बताया था कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स क्या होता है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या स्टूडेंट्स? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स का अगर हिंदी बोलेंगे तो होता है सहायक क्रिया, जिसको हम लोग सपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, या तो इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी जो वर्ब को यूज करने में अगर मुझे एक्स्ट्रा वर्ब यूज हुआ जिसे दूसरे वर्ब का यूज कर सकता हूं उसमें, उसे मैं हेल्पिंग वर्ब बोलूंगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब में दो पार्ट में आपको डिवाइड किया मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स। एक आपका लेक्सिकल वर्ब है और एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, तो लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में देखेंगे, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसके तीन पार्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है स्टूडेंट्स। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब, एंड द लास्ट वन इज अ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो डू है, हैव है और बी है। जिसमें मोडाल अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो मोडाल्स के बारे में आप सभी को मालूम है, कैन है, कुड है, मे है, विल है, मस्ट है, माइट है, शुड है, वुड है। और अगर आप मार्जिनल वर्ब की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आता है नीड, डेयर और एक आपका आता है आउट टू। क्या स्टूडेंट? आउट टू। ये तीन आपका किसमें आ जाता है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाता है। अब इन्हीं सभी के बारे में अभी हम सीखेंगे और इसे क्या इंपॉर्टेंट हमारे स्पोकन में यूज होता है। अभी मैं स्पोकन जब स्टार्ट करूंगा, जब आपका सेशन चालू करेंगे स्पोकन का, तो उन सभी में ये सारे आपकी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं? तेल मालिश करती है हमारे पैरों में, पूरी बॉडी में, दिन भर में 10 बार 20 बार। क्यों करते हैं? क्योंकि इतना पता होता है कि ये जब बड़ा होगा तो यही मालिश उसकी मजबूत करेगा, उसी रूट को तैयार करेगा। जब आप एक पेड़ लगाते हो तो उस पौधे को बार बार उसको केयर करना पड़ता है, लेकिन जब पेड़ बड़ा होता है तो आप बिल्कुल इग्नोर करते हो, उसके ऊपर छोड़ देते हो कि यू आर टोटली डिपेंड अपॉन योर सेल्फ, नो वन इज कमिंग टू हेल्प यू, नो वन इज कमिंग टू सपोर्ट यू। लेकिन उसी तरीके से हमारी स्पोकन है। अगर आपने जो मैंने लास्ट में आपका प्रोनाउन दिया, वर्ब दिया, और आज जो मैं आपका ऑक्सिलरी वर्ब उसी वर्ब का पार्ट दिया, अगर ये सारे क्या हैं? यही है वो टॉनिक, वो आपका विटामिन, वो आपका कैल्शियम, ये सारे ये हैं। इंग्लिश स्पोकन में अगर देखोगे तो ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके स्पोकन को बिल्डअप करेगा, स्पोकन को बूस्ट करेगा। तो बिना गए हुए, बिना मिस किए हुए आप वीडियो पे बने रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे कि क्या क्या मैं बता रहा हूं इसके बारे में। लेक्सिकल वर्ब होता क्या है? तो लेक्सिकल वर्ब के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, वो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। दोज वर्ब्स, वो वर्ब्स विच आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, वो सारे वर्ब्स जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं एज अ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के तौर पे जो वर्ब का सेंटेंस में यूज होता है, whose form are used as V1, V2, V3, V4 and V5। V1, V2, V3 और V4 जो हो है वो आपका ING फॉर्म होता है, और जो वर्ब की पांचवी फॉर्म का यूज कर रहे हैं वो एस या ES फॉर्म में आता है। इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब वो होता है जब भी आप वर्ब में
अगर आप मेन वर्ब के तौर पे उसे वर्ब को यूज कर रहे हो तो वो वर्ब को मैं लेक्सिकल वर्ब बोलूंगा, जिस वर्ब का मैं चेंज करूंगा वर्ब के अकॉर्डिंग V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में। अगर आप ग्रामेटिकल की पार्ट करेंगे तो V1 को मैंने जैसे फर्स्ट डे में आपको जब इरेगुलर वर्ब, अगर जिन्होंने इरेगुलर वर्ब के बारे में नहीं देखा है वो जाकर के इरेगुलर के सारे वो 100 वर्ब्स आप अपने कॉपी में लिखिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि 100 अगर आपने लर्न कर लिया तो मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूं कि आप कभी फंसेंगे नहीं। आपकी जो सेंटेंसेस होगी वर्ब को लेकर के आप कभी खुद को वीक नहीं महसूस करोगे, ये मैं आपको 100% कह रहा हूं। जैसे कि आपको V1 को मैंने आपको बताया था बेस फॉर्म कहते हैं, और V2 को मैं आपको बताया था, क्या बोला था स्टूडेंट, ये पास्ट फॉर्म है। और जो हमारा थर्ड फॉर्म यूज किया था मैंने स्टूडेंट, वो हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। और जो मेरा फोर्थ फॉर्म होता है उसे मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता हूं। और पांचवा फॉर्म जो होता है उसे मैं बोलता हूं सिंगुलर फॉर्म। यानी आपको मैंने ऐसे ग्रामेटिकली अगर आपको पूछेगा कि बताओ V1 को क्या बोलेंगे तो आप बोलेंगे बेस फॉर्म, सेकेंड को क्या बोलेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे पास्ट फॉर्म, थर्ड को अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ को बोलेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिफ्थ को बोलेगा सिंगुलर वर्ब। तो ये सारे चीजें आपका बेसिक पार्ट है, आपको वर्ड वाइज दिमाग में रख लो, जब चिपका लो कि ये सारे वर्ड वाइज कैसे होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि हम सेंटेंसेस से पता लगाएंगे कि कौन से हमारा जो वर्ब है वो मेन वर्ब में आ रहा है और कौन सा। अभी मैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको स्टार्ट करूंगा। जैसे आपने यहां पे देखा कि ये बेस फॉर्म मैंने आपको दिया। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहां पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ दिया हूं, वो देखेंगे थोड़ा सा। ही रोट अ लेटर, क्या लिखा मैंने? ही रोट अ लेटर। तो ही रोट अ लेटर में अगर आप देखेंगे तो रोट हमारा सेकेंड फॉर्म है, यानी ये आपका पास्ट फॉर्म का यूज किया जा रहा है। तो ये हमारा ही और अ लेटर के बीच में और कोई वर्ब इसमें यूज नहीं है, तो इसे मैं मेन वर्ब कहूंगा, क्योंकि लेटर लिखने का काम कर रहा है, ये टोटली इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम रोट का यूज एज अ मेन वर्ब के तौर पे कर रहे हैं। सी इज राइटिंग, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इज लिखा हुआ है और यहाँ पे राइटिंग लिखा हुआ है। तो इज है और उसके बावजूद भी हमारा एक वर्ब लगा हुआ है राइटिंग, तो ये इज को हम मेन वर्ब नहीं बल्कि राइटिंग को मेन वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे रोट हमारा मेन वर्ब है और यहाँ पे रोट जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज किया जा रहा है। यहाँ पे जो राइटिंग है मेन वर्ब, क्या है स्टूडेंट? राइटिंग मेन वर्ब है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर होमवर्क, हम लोग अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटेड हमारा है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब हमारा कंप्लीटेड है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज है, यानी पास्ट पार्टिसिपल। दे लर्न इंग्लिश, ये लर्न हमारा मेन वर्ब है और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? लर्न, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इन सभी चीजों को पहले आप जानते थे या नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते थे तो बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इन सभी पार्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब्स में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मोडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये सारी चीजें के बारे में अभी बताएंगे। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं 2 4 10 वर्ब को याद कर लूं और स्पोकन की क्लासेस कर लूं, स्पोकन में ज्वाइन कर लूं बिना प्रैक्टिस का, तो पॉसिबल ही नहीं। प्रैक्टिस आप करोगे जब आपके पास वर्ड्स रहेंगे, जब आपके पास कुछ कंटेंट्स रहेंगे, तभी आप प्रैक्टिस करोगे ना। ये सारे लोगों का ये भ्रम है कि चलो ठीक है बोल लोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलेंगे उतनी आपकी कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। तो सबसे पहले काम आपको जानना होगा कि क्या होता है जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं, उसकी क्या डीप उसकी थॉट्स है। चलिए देखते हैं प्राइमरी वर्ब के बारे में, देखते हैं प्राइमरी वर्ब होता क्या है। तो प्राइमरी वर्ब के बारे में अगर आप जानेंगे, प्राइमरी वर्ब के बारे में जानेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, मैं अभी बात कर रहा हूं ऑक्सिलरी वर्ब की स्टूडेंट्स। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है क्या? ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है एज अ सपोर्टेड वर्ब,
एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ सपोर्टिंग वर्ब। गॉट द पॉइंट? एज अ सपोर्टिंग वर्ब, यानी ये एक किसी वर्ब को, जैसे हमने यहां पे यूज किया था हेल्पिंग वर्ब इज राइटिंग, तो इज हमारा क्या है, वही उसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। देखिए यहां पे प्राइमरी वर्ब में, यानी किसी भी अपने टेंस में, देखिए यहां पे 3 मैंने लिखा है, एक डू लिखा है, एक आपको मैंने हैव लिखा, और लास्ट में जो मैंने आपको लिखा यहां पे बी लिखा। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि इनसे क्या क्या हमारा सपोर्टिंग वर्ब बनता है। डू से हमारा बनता है डू, डज और डिड बनता है। क्या बनता है? डू, डज, डिड बनता है। उसी तरीके से हैव से क्या बनता है? हैव से बनता है हैव, हैड, हैज। स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, डू से डू, डज, डिड, और हैव से बना हैव, हैड, हैज, और बी से बनता है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे आपके बी से बने। तो आपको ये बताओ कि ये सारे वर्ड से आप बिल्कुल इंट्रोड्यूस्ड हो कि नहीं हो, इसके बारे में आपको परिचित है कि नहीं है। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो कमेंट करके बताते जाएंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आप बस खाली रेडी रहो। आप प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी चीज को ना सीरियसली नहीं लेते हो। सीरियसली अगर आप लेंगे और अगर आप समझेंगे तो मैं आपको इतना तो जरूर कहूंगा कि आपसे बेहतर कोई स्पोकन नहीं कर सकता है। बस आप समझो। आप देखो डू, डज, डिड जो है वो आप कब यूज करते हो? जैसे मैंने बोला आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं। तो ध्यान से देखना, जब आपने इसका स्पीक हमारा मेन वर्ब है, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट जैसे सी राइट्स वह लिखती है, सी राइट्स वह लिखती है, और ये अगर ये लिखती है तो क्या होगा? सी राइट्स अगर वह लिखती है, और इसको अगर मुझे प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर है, ये अफर्मेटिव के सेंटेंसेस है यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, इसको अगर नेगेटिव यूज करेंगे तो आप सी को और यहां पे राइट लिखते, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये गलत हो जाता? स्टूडेंट यहां पे गलत हो जाता, सी नॉट। अगर आप राइट अगर कभी भी लिखोगे सी नॉट राइट तो ये गलत हो जाता। इसको सही करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा सी डज नॉट राइट। क्या बोलना पड़ेगा? सी डज नॉट राइट। क्या बोलना पड़ेगा? सी डज नॉट राइट। जैसे दूसरा सेंटेंस अगर आप बोलेंगे ये आपका सही है, उसी तरह से अगर मैं बोलूंगा कि वी थॉट, अगर वी थॉट मैं बोला अफर्मेटिव में, अगर इसका नेगेटिव अगर आपको यूज करना है तो क्या आप ऐसे लिखेंगे? क्या वी नॉट थॉट? क्या लिखेंगे? अगर वी नॉट थॉट अगर आपने लिखा तो आपका ये गलत होगा, बिल्कुल आप गलत बोलेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव जब आप यूज करते हैं तो गलत हो जाता है। तो मुझे क्या करना होता है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लेते हैं, जिसका यूज मैं यहाँ पे डू का लेता हूं, और यहाँ पे लिखना होगा वी डिड नॉट थिंक। क्या बोलेंगे? वी डिड नॉट थिंक, तो हमारा ये सही होगा। तो ऐसे बहुत सारे इस कंफ्यूजन हमारे पास आता है कि क्या ये सही है, तो बिल्कुल गलत है। अगर हम इन सभी के यूज करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि डू, डज, डिड का यूज खास तौर पे कहां पे किया जाता है? इंडेफिनिट सेंटेंस में किया जाता है, टेंस के इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट में। अगर आप प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं, अगर देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस बनाते हैं, तो आपका डू लगता है और डज लगता है। क्या लगता है? डू और डज। तो ये किसके साथ लगता है? डू जो होता है वो प्लूरल वर्ब के साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और ये जो है डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। यानी आपको मैं आज क्लियर कर दिया कि डू का यूज हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं कि प्लूरल के लिए करते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा आई स्पीक तो आई डू नॉट बोलेंगे, सी डज नॉट होगा, और दे डू नॉट होगा, और ही डज नॉट होगा। मतलब सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट आप यूज करेंगे, लेकिन सिंगुलर वो भी थर्ड पर्सन के, किसके?
थर्ड पर्सन के। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आई भी तो हमारा सिंगुलर है, तो क्या हम इसके लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आई के लिए हम लोग नहीं यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में क्या क्या आ जाता है स्टूडेंट? क्या आपको पता है पर्सन क्या क्या है? थर्ड पर्सन में मतलब मैं और आपको छोड़ करके बाकी सब थर्ड पर्सन आएंगे। मैं और आप छोड़ करके बाकी सारे थर्ड पर्सन में। अगर आपने इसके लेक्चर वीडियोस आपने प्रोनाउन नहीं देखा है तो जाकर देखेंगे कि प्रोनाउन में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। तो अभी अब मैंने क्लियर किया आपको कौन सा प्राइमरी वर्ब डू डज डिड के बारे में, कि डू डज डिड आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपका डू या डज लगता है। और अगर हम बात करेंगे पास्ट इंडिफिनिट में, किसमें बात करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट में बात करेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट में अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो यूज होगा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है वो डीड होता है। और डीड के लिए सारे सब्जेक्ट, और एक और बात याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि जब आपका ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, डू डज डीड लगेगा, उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी। जैसे हमने बोला ही गोज, क्या बोला? ही गोज। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो ही डज नॉट गो, क्या बनेगा? ही डज नॉट। अगर आपने गो लगाया, अगर इन केस अगर आपने ऐसे लगा दिया ही डज नॉट गोज, तो ये बिल्कुल गलत होगा स्टूडेंट। और क्योंकि जब आप ऑलरेडी एक बार वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ऑलरेडी यूज कर देते हो तो दोबारा उसके फॉर्म को हम बेस फॉर्म में यूज करते हैं। किसमें करते हैं? बेस फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये हमारा गो हमारा कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। चलिए, तो अब जो आता है नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वो हमारा आता है मोडाल वर्ब। तो प्राइमरी वर्ब तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हमारा आता है मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब के बारे में हम देखेंगे कि मोडाल वर्ब क्या होता है। और मोडाल वर्ब हमारे पास बहुत लेक्चर है, स्पेशल मैं मोडाल वर्ब का एक लूंगा क्लासेस, क्योंकि मोडाल वर्ब का क्या है कि जब तक आप नहीं मोडाल वर्ब क्लियर करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि मोडाल वर्ब होता क्या है। तो मोडाल वर्ब में ये टोटल आपके कैन आ जाते हैं, कुड आ जाते हैं, मे आ जाता है, माइट हो जाता है, ठीक है, माइट हो गया, शुड हो गया, सैल हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, है ना, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, सैल, विल, वुड, और आपका मस्ट हो गया, ठीक है। तो इतने सारे आपके क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल आपका 9 जो है वो आपका क्या है? मोडाल्स वर्ब है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है ना, मोडाल वर्ब को कभी भी उसके वर्ब के दूसरा फॉर्म यूज ही नहीं किया जा सकता है। जैसे डू को हमने पास्ट कर दिया डू डिड, ठीक है, डू को मैंने पास्ट कर दिया डीड, एक ही से बना है, डूए से बना है। तो अगर मैं जब भी यूज करूंगा इस मोडाल वर्ब की, चाहे प्रेजेंट में चाहे पास्ट में, मतलब जिस भी सिचुएशन में बात करूंगा, तो यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म का ही यूज करना है स्टूडेंट्स। ये आपका कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। और अगर आपने बोला कि किसी सेंटेंस को मुझे पास्ट लेके जाना है या कुछ भी लेके जाना है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग मुझे सब्जेक्ट यूज, उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब का देखना पड़ेगा। लेकिन जब भी मोडाल्स आप देखोगे, मोडाल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज किया जाता है? फर्स्ट फॉर्म। और ये मोडाल वर्ब जो होता है इसे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहते हैं, इसे मोडाल वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आता है लेकिन इसे प्राइमरी वर्ब में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे टेंस में हमने फ्यूचर में बोलते हैं तो इसमें विल और ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसका जो आइडेंटिफाई अगर उसकी मैं देखूं अलग से उसके बारे में बताऊं तो वो एक मोडाल वर्ब है। लास्ट हमारा आता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है स्टूडेंट? तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा उसे बोलते हैं जो किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, या तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे नीड है, नीड को एज अ मोडाल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? मोडाल वर्ब के तौर पे भी ले सकते हैं और एज अ प्राइमरी वर्ब भी ले सकते हैं, एज अ मेन वर्ब भी ले सकते हैं। मेन वर्ब मतलब हम इसको नीड को ना मोडाल वर्ब यानी इसके
इसके अंदर डाल सकते हैं और नीड को हम मेन वर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने बोला, अगर कभी आपने देखा कि आई नीड गो, मुझे जाने की जरूरत है, तो आई नीड गो। जब आपको देखना कि नीड के तुरंत बाद गो लगा है तो आप इसका समझ जाना कि ये हमारा मोडाल वर्ब है। क्या है? मोडाल वर्ब है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से देखा, आई नीड टू गो, आई नीड टू गो, तो आप समझेंगे कि ये नीड जो है वो मेन वर्ब के तौर पे आ रहा है। और जब इसका नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो हम हमारा यूज करेंगे आई डू नॉट नीड टू गो। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट नीड टू गो। लेकिन इसमें अगर आप नेगेटिव यूज करेंगे तो इसका होगा आई नीड नॉट गो। ध्यान से समझिएगा, इसे मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूं, एज अ मेन वर्ब के तौर पे ले सकता हूं और एक से मोडाल वर्ब। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें डू को आप मेन वर्ब ले सकते हैं। डू हमारा यहाँ पे है, मतलब प्राइमरी वर्ब में डू, हैव, बी, ये तीनों जो है वो एज अ मेन वर्ब कभी भी लग सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी लग सकता है। लेकिन मोडाल वर्ब सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होगा, मतलब ये एक वर्ब को लेगा ही लेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, अगर मैंने किसी सेंटेंस को बोला, ध्यान से समझिएगा, किसी सेंटेंस को बोला आई एम अ टीचर, क्या बोला मैंने? आई एम अ टीचर। तो टीचर में जो मैंने एम का यूज किया, इसमें कोई वर्ब नहीं यूज हो रहा है। इसका मतलब एम जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं, बल्कि मेन वर्ब के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि जब भी ऐसा इज एम आर जैसे डू है, तो हमने बोला आई डू होमवर्क, आई डू द होमवर्क, आई डू द हार्ड वर्क, या आई डू द होमवर्क, मैं होमवर्क करता हूं। तो ये डू जो आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, बल्कि आपका ऑक्सिलरी, ये मेन वर्ब आपका आ रहा है। तो मेन वर्ब आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि हम प्राइमरी वर्ब में इसको हम मेन वर्ब के तौर पर भी लिख सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी लिख सकते हैं। लेकिन मोडाल वर्ब में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद मुझे एक वर्ब की मतलब जरूरत पड़ेगी, मतलब बिना वर्ब का ये आएगा नहीं। कभी कभी हम देखते हैं कि चलिए आगे देखते हैं, पहले उसके बाद फिर मैं क्लियर करता हूं। नेक्स्ट आपका लास्ट आपका आता है, अच्छा मैं नीड के बारे में क्लियर कर दिया। अब आपका डेयर आता है। डेयर भी सेम चीजें है जैसे नीड का। जैसे मैंने बोला मुझे लिखने की हिम्मत है, आई डेयर राइट। अगर मैंने लिखा आई डेयर राइट, आई डेयर राइट, मुझे लिखने की हिम्मत है, तो हम बोलेंगे आई डेयर राइट। इसे अगर आप इसे जब आप देखिए डेयर के बाद तुरंत आपका वर्ब आया, तो आप समझ जाना कि ये मोडाल वर्ब है। ये क्या है? मोडाल वर्ब है। लेकिन अगर मैं आई के साथ यहां पे लगाया डेयर टू, आई डेयर टू राइट, मुझे लिखने की हिम्मत है, तो यहाँ पे डेयर के बाद टू एक इन्फिनिटिव वर्ब आया, यानी यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब लेकर के आया, तो आपको समझ जाना है कि डेयर एज अ मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। तब इसका अगर आप नेगेटिव बनाएंगे, इसका नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका बनेगा आई डेयर नॉट राइट, आई डेयर नॉट राइट। और इसका अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो आप लिखेंगे आई डू नॉट डेयर टू राइट, आई डू नॉट डेयर टू राइट। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ रहा है। और लास्ट में आउट टू है। आउट टू को जैसे हम शुड के लिए एक एडवाइस के लिए यूज करते हैं, सिमिलरली जैसे डेयर और नीड के बारे में मैंने बताया, वैसे ही वहां पे मैंने आपको बताया। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जो डिफरेंसेस है स्टूडेंट ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको और भी इसके बारे में डीप जानकारी होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस कंटेंट्स पे और क्या चाहिए। आपके कमेंट से मैं डिसाइड करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं सेंटेंसेस लेकर आऊंगा जिसमें सारे ऑक्सिलरी वर्ब को डिफाइन करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी बिल्कुल समझे और ग्रामेटिकल, देखो मैंने पहले भी बोला था कि बिना ज्ञान का हर चीजें बिल्कुल क्या होता है, अधूरा होता है और बेकार का होता है। इसलिए आपको ज्ञान लेकर के अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो और सीखते हो तो यू विल बिकम वेरी शार्प एंड परफेक्ट। सो आई want that you become very perfect. So इसी के साथ आज की क्लासेस, आज का सेशन में समाप्त करता हूं स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड अगर आप नए होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।